वेलकम टू सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास। इस चैनल पर आपका स्वागत है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली मनाइएगा और किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति ना हो, इस तरह से प्यार भरा होली गुलालों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। आप लोग को हमारे तरफ से सभी यूट्यूब चैनल फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 11 है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। ठीक है, आज हम लोग इसी अध्याय के बारे में जानेंगे कि जो सुदूर प्रदेश थे उससे संपर्क कैसे स्थापित करना था। ठीक है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध के क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ के सेनापति था। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मौर्य वंश का पतन हो गया, समाप्त हो गया, तो मगध के क्षेत्र में जो है शुंग वंश की स्थापना हुई और जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक ना, याद रखिएगा। कहता उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि इसलिए नहीं बना रह सका क्योंकि यहाँ पे विदेशी जो है ना शासक जो थे, विदेशी लोग जो थे, वो आकर के भारत में अपना अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था और यहाँ के संस्कृति में लीन हो गया था। इसके प्रमुख अंश जो हैं दिया हुआ है, यानी कि भारत में बहुत दिनों तक विदेशी जो है आक्रमण करते रहे और बहुत दिन तक शासन किया है। लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश बना के रखा था भारत को। और याद रखिएगा, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर सब कुछ जो है ना लूट उट के ले गया था। अब चलिए, बैक्टीरिया के यूनानी शासक। कहता है ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनंडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंदी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में मिनंडर का बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन से संपर्क में आने के बाद मिनंडर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने लगा, उसी का जो है ना शिष्य बन गया। इसकी राजधानी साकल वर्तमान में सिलायकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये जो थे उस समय जो है सिलायकोट जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे हम लोगों में बिहार में जो था नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जो यूनानी संपर्क हुआ, यूनान से जो संपर्क स्थापित हुआ, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने के कला में परिवर्तन आए। यानी कि मान लीजिए, अगर हम किसी कहीं से भी संपर्क करते हैं, अदर देश से, राज्य से संपर्क करते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का स्ट्रक्चर, ठीक ना, हर चीज़ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। जैसे देखिए अभी जो है भारत में क्या है, भारत में देखिएगा ज़्यादातर पाश्चात्य सभ्यता जो है ना हावी होते जा रहा है। ज्योतिष विद्या और सिक्के बनाने में परिवर्तन है, जबकि धर्म और दर्शन क्षेत्र में इन नए शासक का भारत पर प्रभाव रहा। ठीक ना, धीरे धीरे कोई भी चीज़ में बदलाव धीरे धीरे आता है। उसके बाद आते हैं शक। कहता है शक यवन शासकों के पतन के बाद साथियन शासकों के अपनी सत्ता स्थापित की और यह मध्य एशिया निवासी, मगर कुछ समय इन्होंने उत्तरी भारत के भाग में शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपनों था। याद रखिएगा, उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध राजा था और उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन कुषाणों के संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। याद रखिएगा, जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। हम आपको जो है ना पहले वीडियो में बताए हैं, पीछे वाले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाइए और उसको देख सकते हैं। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कुषाण का। कहता है विदेशी आक्रमण की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण जो है यूचू कबीला का एक शाखा था। कुषाण जो शासक थे यो यूचू कबीला, ठीक है ना। देखिए पहले जो लोग रहते थे एक झुंड बना करके रहते थे, सबका कबीला का अपना अपना नाम था। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कब्ड फीकस हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित किया। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कुषाण का सबसे जो है महान शासक कनिष्क था। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिव आदि प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक ना, ये सभी आता था। चलिए आगे बढ़िए।
देख सकते हैं यहाँ पर कुषाण साम्राज्य का दिया हुआ है। कहता है कनिष्क मगध पर आक्रमण के कर प्रसिद्ध विद्वान अश्व घोष, कनिष्क जो है मगध पर जब आक्रमण किया तो प्रसिद्ध विद्वान जो थे अश्व घोष, यहाँ पर देखिए, को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया था। भारत के बाहर भी कनिष्क अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। बहुत सारा युद्ध किया और युद्ध करते जाता था और जीतते जाता था और सभी चीज़ को अपने राज्य में मिलाते जाता था। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार यह विजयी रहा। ठीक ना। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग से रोम एवं चीन के बीच रेशम व्यापार होता था। ठीक ना, आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे रेशम मार्ग के बारे में। ठीक है। कहता है इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत में जो है ना रेशम मार्ग से जो है ना कुषाण जो साम्राज्य में नियंत्रण किया था, उसी रास्ते से होकर के व्यापार करते थे। कहता है इस व्यापारिक मार्ग का नियंत्रण भारत व्यावसायिक संपर्क पश्चिमी एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राज्यसभा के रत्न थे। ठीक है, याद रखिएगा। अश्वघोष के अलावा जो है पार्स नाथ, वसुमित्र, नागार्जुन आदि जो थे उसके राज्यसभा के 9 रत्न थे। ठीक ना, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है यहाँ तक शासक के बारे में जाने। अब हम लोग जो है ना बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में जानेंगे। कहता है धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी कि ब्राह्मण वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय विकास हो चुका था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिसे यज्ञ और बलि देने की प्रथा का विकास हुआ। जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिसमें यज्ञ और बलि की प्रथा का यानी कि बलि दिया जाता था। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा, जैसे हम लोग कहते हैं ना त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के देव, उसी तरह से यहाँ जो है ना उसी समय से इसका प्रचार प्रसार हुआ। कई विदेशी ने भी इस धर्म को अपनाया। फिर भारत आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय किया, यानी कि बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म को ही ज़्यादातर। आप जब पढ़िएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लास्ट में क्या हुआ, अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ही अपनाया है। हिंदू, यूनानी, यवन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों की बहुत अधिक दान दी, यानी कि बौद्ध विहार जो था उसमें बहुत दान दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, बौद्ध धर्म और मजबूत हुआ और उसका प्रचार प्रसार देश विदेशों में भी काफ़ी मात्रा में होने लगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया था, यानी कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म को अनुयायी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलन था उस समय बौद्ध धर्म, काफ़ी शक्तिशाली माना जाए। अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण, पूछा जाता है कि किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म को। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचारक भेजे, यानी काफ़ी दूर दूर तक जहाँ जाना कठिन होता था उस समय की, समझ सकते हैं यातायात की व्यवस्था, वहाँ भी बौद्ध धर्म को भेजा गया। ठीक ना, वहाँ भी बौद्ध धर्म जो है ना काफ़ी प्रचलित रहा। और जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टार प्रचारक, उस समय जो है क्या करते थे, जो शिष्य वगैरह होते थे, अनुयायी वगैरह सब होते थे, उसी को भेजा जाता था प्रचार करने के लिए सुदूर सब क्षेत्र में। कहता है देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा प्रश्रय मिला, यानी कि जो धनी व्यापारी थे देश के अंदर, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, दान हर तरह से उसको जो है प्रचार प्रसार। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों ने अनुदान से बनाए गए, यानी कि दान देता था, दान में दे दिया, जमीन दे दिया, जो भी भवन वगैरह सब बनवा दिया जाता था। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया पहुंचा। व्यापार करने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, कोनो काम करने के लिए, मान लो एक काम है तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ के संस्कृति को देख लेते हैं, तो यही करता था। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद, तूरफान, मीरन आदि स्थानों पर, यानी कि मान लीजिए कि रुपया भी कमाना है और साथ में वहाँ जो है प्रचार भी करना है। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी काम में अगर हो सकता है कि एक जगह पे दूसरा काम है तो दोनों का लाभ उठाने का प्रयास करता है आदमी। तो इसीलिए वहाँ क्या करता था, व्यापार भी हो जाता था, अपना सामान भी बेच लेता था और धर्म का प्रचार भी करता था। व्यापारिक केंद्र की स्थापना,
व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासी धर्म प्रचारकों के संपर्क में बौद्ध मत ग्रहण किए। प्रचार जैसे अभी देखते हैं ना, क्या कहते हैं अपना जो है एरिया में होता है ना, शिव का गुरु बनाए लियो, शिव धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है। कहता है और बौद्ध मठों धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ, यानी कि मठ का विदेशी संपर्क, नए विचारों का विकास भी सहायता हो। मठों की भी बौद्ध जो है ना मठ का भी स्थापना किया। जहाँ जहाँ जाता था तरह तरह की प्रचारें होती थी। जैसे हम लोग कहता है ना यहाँ पे दीक्षा लीजिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बातों को कुछ लोग जो है ना विवाद उत्पन्न किए। शिक्षाविद ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, कुछ का कहना था ऐसे होना चाहिए। फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में बट गया? 2 शाखाओं में। शाखा के अनुयायी यानी कि हीनयान शाखा के अनुयायी मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान के जो है ना वाले लोग बौद्धित्व तो आदर्श मानते थे। इसके अनुसार बुद्ध को एक धर्म उपदेशक के रूप में देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार महायान जो थे बौद्ध धर्म की भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म जो महायान जो है उन्होंने भक्ति की अवधारणा का विकास किया, ठीक ना। और धीरे धीरे जो है ना बौद्ध धर्म क्या हुआ, काफ़ी मतलब जो है ना यहाँ से बिखराव के बाद 2 भागों में डिवाइड हो गया। और इसका मुख्य जो था ना, बौद्ध धर्म को ज़्यादातर लोग जो है मानने का कारण था ये जो है अहिंसा पर विश्वास करते थे, ठीक ना। अब चलिए हम लोग कला एवं स्थापत्य की बात करते हैं उस समय का। कहता है मौर्योत्तर काल में विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई, आर्थिक समृद्धि में विकास को प्रभावित किया। इस समय स्थापत्य कला के अनुरूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान, जो भिक्षा मांगते थे और उसको कहाँ पे रुकना है, रुकने के लिए, ठीक ना, जो बनाया गया निवास, उसी को बौद्ध भिक्षु का बौद्ध विहार कहा गया, ठीक है। कहता है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा, बौद्ध मंदिर एवं भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था। इन्हें चैत्य या पूजा स्थल शामिल है, वहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक ना। याद रखिएगा वहाँ पर जो वो लोग रहते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, स्तूप है, चैत्य है। उसके बाद कहता है पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा के गुफा के मंदिर के निर्माण के लिए आज भी उपलब्ध है। साक्ष्य जो है ये सब चीज़ जितने भी पश्चिमी भारत के कार्ले की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं के मंदिर का साक्ष्य उपलब्ध है अभी। भरहुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का एक अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण और रोलिंग सजाने के लिए लकड़ी और हाथी के दांत का उपयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं, हम हाईलाइट कर दिए हैं पहले से, ठीक ना। आप लोग अगर नोटबुक बनाते हैं, फेयर बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कहता है यह कला धर्म से प्रभावित, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला हो, इस समय की कुछ विशिष्ट शैली विकसित हुई। शुंग शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। सुंदर मूर्तियों व स्तूपों का तोरण द्वारा निर्माण होता था, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे शुंग शैली के बारे में। कहता है शुंग कला में स्तूप के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी बनाई जाती थी तथा तोरण द्वार लगाए जाते, जिसका जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों के नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों सजाया जाता था। भारहूत एवं सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। सांची का स्तूप और भारहूत जो है, याद रखिएगा, शुंग शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? शुंग शैली का, ठीक ना, याद रखिएगा, शुंग शैली का उदाहरण है। आगे बढ़िए, हम लोग अब बढ़ेंगे गंधार शैली के बारे में। कहता है यूनानी कला के प्रभाव के पश्चिमोत्तर प्रदेश में गंधार शैली का विकास हुआ। इस शैली का अधिकांश मूर्तियाँ के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार की कला अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के जो है ना संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा गया। ये जो गंधार शैली था, ये देखिए यहाँ पर गंधार शैली का बौद्ध मूर्ति जो है गंधार शैली रख सकते हैं चित्र में। ये भारत में जो रहा इसका प्रभाव बाहर में ज़्यादा रहा गंधार शैली का। अब हम लोग बात करेंगे मथुरा शैली का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मथुरा शैली का था। कुषाण काल में मथुरा का भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ कला स्पष्ट भारतीय है। यहाँ देखिए
बुद्ध की मूर्ति है मथुरा शैली का। ठीक है, कहता है ईरानी की कला का लक्षण नहीं दिखता। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क एक सिर रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल और बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। बताइए, उस समय कला का एक महत्व था, आज कला का महत्व घटते जा रहा है। ठीक ना, वो महत्व कहाँ है अब कला का। अब हम लोग बात करेंगे अमरावती शैली। कहता आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य का चित्रण दिया गया है। ये है अमरावती शैली, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अमरावती शैली कहता है इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी कि यह जो कला है इसमें विदेशी प्रभाव नहीं है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया में विभिन्न देशों में हुआ। इसके मध्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों में मिले। इस संबंध का विस्तार धार्मिक व्यापारिक माध्यम से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ बना। यानी कि बौद्ध धर्म का जब प्रचार करने की बात हुई तो इसमें भारत का संबंध जो था श्रीलंका से, बर्मा से, जो म्यांमार जिसको कहते हैं, चाइना से, मध्य एशिया के साथ बना। जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध हुआ। यानी कि प्रचार के साथ साथ व्यापार दोनों चीज हो रहा था। और इसी में जो है क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीयों का संपर्क सुदूर देशों से, प्रदेशों से होने लगा। श्रीलंका में अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी की संख्या काफ़ी मौजूद है। जो अशोक का शासन था उसी समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसी तरह बर्मा यानी कि आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। यानी कि आप क्या कहते हैं, श्रीलंका में भी, म्यांमार में भी, बर्मा जिसको कहते हैं, वहाँ जो है अभी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और वहाँ मूर्ति भी हैं, पूजा पाठ भी होता है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान के मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ और गौतम बुद्ध को सबसे विशाल जो है ना कृति अफगानिस्तान के बमियान में ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। ठीक ना, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की विशाल कृति अफगानिस्तान के बमियान में पहाड़ को काट करके बनाया गया है। तो इससे साबित होता है कि बौद्ध धर्म कितना जो है ना लोग ग्रहण कर रहा था और लोग जो है ना बौद्ध धर्म को अपना रहा था उस समय की बात। यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में भारतवर्ष व उसके उपनिवेश राज्य ब्रह्म देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। मध्य एशिया है, मंगोलिया है, यूरोप है, काल सागर, मेसोटोपिया है। इसमें देखिए चित्र में टोटल दिया हुआ। तो हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, हम लोगों को भी उन चीज़ों को पकड़ना चाहिए, शांत स्थिर स्वभाव और हिंसा के पथ पर चलना चाहिए। क्योंकि हिंसा जो है हमें कभी भी लाभदायक नहीं होता है। बौद्ध धर्म यही सिखाता था कि हमें जो है ना, क्या पढ़े होंगे आप लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण में आइए। और आप उंगली माल डाकू के बारे में भी कहानी सुने होंगे। यानी कि हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ना है, यही था बौद्ध धर्म। अब देखिए जो चैप्टर पढ़े उसमें कुछ क्वेश्चन है, आइए याद करते हैं। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। ठीक ना, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर काबिज हुआ, याद रखिएगा। इंडो ग्रीक राजा भारत में यूनान से आया था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किया। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण, अभी क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक ना, कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण दिया। इसको संरक्षण दिया कि इस धर्म के जो भी मानने वाले लोग थे उसको जो है ना हर तरह की सुविधा, कोई भी तरह का राज्य में उसका जो है प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, उसका संरक्षण दिया और उसके प्रचार प्रसार हर चीज़ में सपोर्ट किया टोटल। अब चलिए कुछ मिलान देखते हैं। महायान, देखिए इस तरह से मिलाएं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। महायान जो है क्या था? ये बौद्ध धर्म से पटा हुआ था। हीनयान और महायान दो भागों में।
मिनांडर क्या था? इंडो ग्रीक का राजा था मिनांडर, ठीक ना, याद रखिएगा। रुद्रदामन क्या था? ये शक था। स्तूप सांची, और मिलिंदप ये क्या होगा? आप लोग बताइए, बौद्ध धर्म, ठीक ना, बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में सबों को हैप्पी होली। धन्यवाद।